एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमन सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग ने अपने फादर को, अपने मदर को, अपने ग्रैंड मदर को फर्स्ट टाइम देखा था और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बड़े बड़े सेक्ट में ये न्योता पत्र पहुँच गया था। लैन क्लैन की तरफ से एक पार्टी अरेंज किया जा रहा था, एक बैंक्वेट अरेंज किया जा रहा था विंग के स्वागत के लिए। सारे क्लैन को इनविटेशन दे दिया गया था, वैन क्लैन को भी, क्योंकि होता है ना, दो क्लैन्स है, अगर वो इनवाइट नहीं करेंगे तो ये उनका अपमान होगा वेंस के लिए, और ऐसे खुशियों के मौके पर किसी को अपमान करना खराब होता है। और दूसरा बात, अंकल कुरान ने ये सोच लिया था कि वेंस कोई भी नहीं आएंगे, मतलब वैन क्लैन से कोई भी लैन क्लैन पार्टी अटेंड करने के लिए तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अपमान उनका बहुत ज़्यादा हो चुका है और वेंस अभी फ़िलहाल गुस्सा है लैंस से। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि पार्टी में सब लोग आ चुके थे और वेंस भी आए थे, जियांग्स भी आए थे और सारे क्लैन से लोग आ चुके थे। विंग अपने परिवार से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। पार्टी में उसे एकदम ही वाइट रोब्स पहनाए गए थे, इनमें गोल्ड का काम किया हुआ था जो बहुत ज़्यादा सुंदर था और थोड़ा हैवी भी था। विंग के सर से लेकर पाँव तक प्योर जेट से बने हुए ज्वेलरीज ही पहनाए गए थे, तो विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वैसे भी हमारा विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वांग जी ने भी विंग की तरह ही गोल्ड से बना हुआ एक हानफू पहना हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मैचिंग था, उनका कपल आउटफिट था वो। विंग अपने परिवार से मिलकर, अपने शिजिए से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ बाकी जो क्लैन लीडर्स हैं वो भी आपस में मिल रहे थे। पार्टी बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा। वेंस कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। वांग जी का नज़र बस वेंचाओ पर था, क्योंकि वेंचाओ घूम फिर कर विंग को ताके जा रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वही वन चाओ अभी गेस्ट है लैन क्लैन का, और अभी वन चाओ कोई रूल्स नहीं तोड़ा है। किसी को देखना रूल्स के खिलाफ तो नहीं होता, तो वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता है ना। विंग जिसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं, वो बस अपने शिजी को लेकर, हाँ उसका दोस्त भी आया था नी हुसैन, उन्हें लेकर ही खुश था। उनसे बातें कर रहा था, जियांग चैंग से भी बातें कर रहा था कि यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें होता है। और विंग अपने 5 दिनों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जो सुनकर नी हुसैन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते जा रहा था, क्योंकि नी हुसैन बचपन से लैन क्लैन आता जाता रहता है, क्योंकि हाँ जवजुन और नियो मिंजू दोस्त हैं, वो ब्रदर्स हैं, तो उनमें आना जाना लगा रहता है। और लैन क्लैन वैसा नहीं है जैसा विंग बोल रहा है। लेकिन विंग ऐसा क्यों बोल रहा है? नियो हुसैन अपने पंखे को अपने फेस के सामने लाता है और कहता है, ब्रदर वी, सच सच बताना, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? लान वांग जी, वो क्या सच में वैसा है जैसा आप कह रहे हो? वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, हमेशा उसके चेहरे पर गुस्सा रहता है। विंग ने अपने अल्फा की तरफ देखा, जो कि कुछ दूरी पर खड़ा होके ब्रदर्स से और ब्रदर नी मिंजू से बातें कर रहा था। विंग ने कहा, नहीं वो अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करते हैं, और अंकल वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिजिए, जियांग चंग, तुम्हें पता है मैंने मदर और फादर को भी देखा और ग्रैंड मदर को भी देखा। यान ली और जियांग चंग को एक पल के लिए समझ नहीं आया। फिर विंग ने कहा, मैंने मेरी मदर को देखा और ग्रैंड मदर को भी देखा और फादर को भी देखा। अंकल कह रहे थे कि मैं अपने फादर की तरह दिखता हूँ, और मैं कुछ कुछ अपनी मदर की तरह दिखता हूँ और अपने ग्रैंड मदर की तरह भी दिखता हूँ। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो ये सब बहुत ही खुश होकर बोल रहा था। लेकिन कोई था जिससे थोड़ा सा पेन हुआ। वो महारानी यू थी। बचपन से लेकर विंग को उन्होंने पाला है। विंग जब शायद 1 दिन का भी नहीं था, तब से उन्होंने विंग को पाला है। जब विंग को उन्हें सौंपा गया था, विंग के शरीर में खून लगा हुआ था, तब भी विंग के बर्थ के बाद उसे साफ भी नहीं किया गया था, उसे तुरंत ही महारानी यू को सौंप दिया गया था। उस वक्त से महारानी यू विंग को बड़ा कर रही है। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिनमें विंग को ये पता चल गया था कि वो महारानी यू और जियांग फैमिया का असली बेटा नहीं है, उनका अडॉप्टेड सन है। लेकिन उस वक्त भी विंग ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया।
उस वक्त भी उसने हंसी से कहा था कि आप दोनों ही मेरे पेरेंट्स हो। लेकिन आज विंग के चेहरे पर अपने मदर के बारे में, अपने फादर के बारे में बोलते हुए उन्हें उसने देखा है, ये कहते हुए जो चमक महारानी यू देख पा रही थी ना, उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और वो विंग के करीब गई। विंग के करीब जाने के बाद वो रेगुलर टोन में ही कहती है, विंग उछलो मत, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तुम्हें अपने अल्फा की तरफ देखना चाहिए कि वो कैसा है। राजकुमार लैन कितने एलिगेंसी के साथ सबके साथ बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से बातें करो। सबका नज़र तुम पर है विंग, सब बातें करेंगे कि राजकुमार लैन का शादी एक ऐसे ओमेगा के साथ हो गया है जो उनके काबिल नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के बारे में कोई ऐसा बातें कहे। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और बोला, ठीक है मदर, मैं नहीं उछलूंगा और कोई भी ये नहीं कहेगा, मैं किसी को ये बोलने ही नहीं दूंगा। बोलकर विंग ने महारानी यू को हक कर लिया। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट होके डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो अलग डिनर टेबल प्रिपेयर किया गया था। एक डिनर टेबल में बस अल्फाज थे और वहाँ पर सभी क्लैन लीडर्स और राजकुमार बैठे हुए थे, सभी अल्फाज थे, और दूसरे में ओमेगास बैठे हुए थे और वो डिनर कर रहे थे। अल्फाज जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर दफन माउंटेन को लेकर बातें हो रहा था। क्लैन लीडर जिन कहते हैं, दफन माउंटेन बहुत ज़्यादा ही हलचल मचा रहा है। वैन क्लैन के आसपास बहुत ज़्यादा कठपुतलियाँ दिख रहा है। धीरे धीरे कठपुतलियों का संख्या बढ़ रहा है और वो सिर्फ वैन क्लैन में ही रुका नहीं है, वो निये क्लैन में भी जा रहा है और 2-3 कठपुतलियाँ हमारे सीमा पर भी दिखा है। ये सुनकर क्लैन लीडर निये मिंजू ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ, कठपुतलियाँ आए दिन आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जंगलों में अपना जीवन बिताते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में जाया करते हैं, लकड़ियाँ काट कर अपना ज़िंदगी बिताते हैं। जड़ी बूटियों के लिए भी जंगलों में बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। पता नहीं कब किसके साथ अनहोनी हो जाए, हमें रोकना होगा इन सारी चीज़ों को। सभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और सभी बातें कर रहे थे। जियांग फैमिया कहते हैं, क्यों ना हम अपने अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना छोड़कर एक साथ जुट बनाकर दफन माउंटेन में जाए और वहीं से ही सबको, जितने भी कठपुतलियाँ बन रहे हैं उनको वहीं पर ही रोक दे। इससे हमें आसानी होगा और हम शायद कोई उपाय भी ढूंढ पाए यन लोहा को रोकने का। अंकल कुरैन, जो कि जियांग फैमिया के बातों से एग्री करते हैं, इसलिए वो अपने सर को हाँ में हिला रहे थे। लेकिन वैन रूहान को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। वैन रूहान उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, क्लैन लीडर जियांग, क्या आप पागल हो गए हो? हम अपने अपने क्लैन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम सभी क्लैन लीडर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी अपना अपना क्लैन ही है, तो हम अपने क्लैन्स को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तभी वांग जी कहता है, क्लैन लीडर वैन, क्लैन लीडर जियांग ने जो कहा है वो सही कहा है। अगर ऐसे ही हम अपने अपने क्लैन के पीछे पड़े रहे तो हम सब डूब जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। हमें दफन माउंटेन ही जाना होगा और वहाँ पर जाकर ही हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे ये लोहा से लड़ सकते हैं। हम बस घर बैठे बैठे पता नहीं लगा पाएंगे, हमें वहाँ पर जाना ही होगा किसी भी हालत पे। अगर हम अभी जाएंगे तो काम आसान होगा, हमें समय मिलेगा, लेकिन अगर हमने देर किया अपने अपने क्लैन्स के पीछे तो आखिर में हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, ना ही अपने क्लैन्स को, ना ही अपने आप को, ना ही अपने परिवार को। वांग जी के बातों से सभी सहमत हो गए थे। अंकल कुरैन उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तो फिर यही तय रहा कि हम अपना सेना बनाएंगे और हम सब क्लैन मिलकर दफन माउंटेन जाएंगे। तभी क्लैन लीडर जिन कहते हैं, एक सेना, उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारा सेनापति चाहिए और उसके बाद हमें सेना को ट्रेन भी करना होगा, क्योंकि यिन लोहा से लड़ना कोई आसान बात नहीं है और हमें अलग से ट्रेनिंग लेना ही होगा जिससे हम डार्क कल्टीवेशन को समझ पाए। हम सभी के सेना में जो लोग भी हैं वो सभी के सभी नॉर्मल कल्टीवेटर है, उन्हें डार्क कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन्हें पहले इसके बारे में शिक्षा देना होगा। अंकल कुरैन ने अपना सर हिलाया, वहाँ पर सभी सहमत हो गए थे। अगर डार्क कल्टीवेशन के
बारे में बिना जाने दफन माउंटेन में हम चले गए तो हम टिक नहीं पाएंगे। आखिर में ये डिसाइड हुआ कि लैंड क्लैन में ही जितना भी ट्रेनिंग होगा वो सब दिया जाएगा। डार्क कल्टीवेशन के रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है वो सब लैंड क्लैन में दिया जाएगा, क्योंकि कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बस लैंड क्लैन ही है जो सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसीलिए सारा ट्रेनिंग यहीं से होगा। कल सुबह ही सारे क्लैन लीडर अपने अपने क्लैन वापस लौट जाएंगे और ठीक एक हफ्ते बाद सारे अल्फ़ा राजकुमार, मतलब सारे क्लैंस के अल्फ़ा राजकुमार अपने साथ सेना को लेकर आएंगे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। अल्फ़ास बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके बातें कर रहे थे, बहुत ही सीरियस बातें कर रहे थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो भविष्य है वो इन बातों में ही निर्भर करता है। तो अल्फ़ास की तरफ बहुत ही सीरियस बातें चल रहा था, लेकिन ओमेगास यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल बातें कर रहे थे एक दूसरे से। वो अपने में ही लगे हुए थे, एक दूसरे से बातें करना, जान पहचान बनाना। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्लैन के महारानी आए हुए थे, राजकुमारी आए हुए थे, जो ओमेगा राजकुमार है वो भी आए हुए थे। तो सब एक साथ बातें कर रहे थे। वहीं पर कुछ गिरने का आवाज़ हुआ। एक सर्वेंट जो गिर गई थी, उस सर्वेंट के हाथों में कुछ ग्लासेस थे जिसमें जूस थे, मतलब ऐसे ड्रिंक थे नॉर्मल, और वो सर्वेंट लेकर आ रही थी और वो गिर गई। सबने देखा कि उस सर्वेंट को धक्का देकर गिराया गया है और वो कोई और नहीं वेन चाओ था। वेन चाओ जो कि हंस रहा था, उस सर्वेंट को गिरते देखकर ना हंस रहा था। सारे ओमेगास खड़े हो गए थे। वेन चाओ अपने फादर के साथ आया था, वेन क्लैन से और कोई भी नहीं आया था। बस वेन चाओ, वेन रुहान और उनके साथ कुछ डिसिपल्स आए थे वेन क्लैन के। तो यहाँ पर वेन क्लैन से कोई भी नहीं था। वेन चाओ सीधा उस ओमेगा सर्वेंट को गिराकर आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद ना वेन चाओ किसी को शायद ढूंढ रहा था वहाँ पर। वो और कोई नहीं, विंग को ढूंढ रहा था। विंग जैसे ही वेन चाओ को दिखाना, वेन चाओ इधर देखता है ना उधर, वो सीधा लड़खड़ाते हुए विंग के करीब चला गया था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींचते हुए बोला, तुम एक ओमेगा होके इतना घमंड, तुमने मुझे रिजेक्ट किया और उस लान वांगजी से शादी कर लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम पहचानते नहीं हो मुझे। और वो लान वांगजी अपने आप को क्या समझता है? वो मेरे होने वाले ओमेगा को अपना ओमेगा कैसे बना सकता है? ये बोलकर वेन चाओ विंग का हाथ खींचकर लेकर जाने लग गया था। विंग जो कि वेन चाओ के हाथों से खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग एक ओमेगा है और वेन चाओ एक अल्फा। महारानी यू जो कि अपने जीडियन को निकालती है, निकालने के बाद ना वेन चाओ की तरफ जीडियन से मारती है। जीडियन जैसे ही वेन चाओ के ऊपर गिरा ना, वेन चाओ झटके से विंग से अलग हो गया था और विंग भी गिर गया था। विंग के घुटनों पर और उसके हाथों पे ऑब्वियसली चोट लग गया था, बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। जीडियन जैसे ही चला ना, वैसे ही सारे अल्फास को पता चल गया था, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी सबको महसूस हुआ, खासकर जियांग फैमिया। वो कहते हैं जीडियन। जैसे ही जियांग फैमिया ये कहते हैं ना, सभी उठकर खड़े होते हैं। सभी को पता चल गया था कि अगर जीडियन का यूज़ हुआ है तो कुछ गलत हुआ है। वहाँ पर दूसरे साइड ओमेगास है, तो सभी अल्फाज वहाँ से चले आए थे और ओमेगास के साइड आ गए थे। उन्होंने देखा कि वेन चाओ गिरा हुआ है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है और उसके ऊपर जीडियन से मारा गया है। महारानी यू जो कि विंग को उठा रही थी, विंग पत्थरों पे गिर गया था, इसलिए उसके दोनों घुटने पर लगा हुआ था और उसके हाथों पर। तो महारानी यू विंग को उठाती है और विंग के घुटनों को देखती है। विंग का जो सफ़ेद रोब्स है ना, वो घुटनों के करीब एकदम ब्लड से भीग गया था और विंग के हाथों से भी ब्लीडिंग हो रहा था। ऊपर से वेन चाओ ने विंग का जो हाथ पकड़ा हुआ था ना, उसके कलाई पर वेन चाओ के उंगलियों का निशान बन गया था। विंग जो कि वेन चाओ को देखता है, जो पड़ा हुआ था, वो बस चिल्ला रहा था दर्द के मारे और वो उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जीडियन से मारा गया था, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहा था। वेन चाओ को ऐसे देखकर सभी अपने अपने ओमेगास की तरफ देखते हैं। सारे ओमेगास वेन चाओ को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। जैसे ही वहाँ पर वांगजी को पता चला कि क्या हुआ, और वांगजी का नज़र पहले ही विंग पर गया था, वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के घुटनों को देखने लगता है।
रोप के ऊपर से भी समझ में आ रहा था कि पत्थर एकदम बहुत बुरी तरीके से लगा है और जिसके लिए ब्लीडिंग हो रहा है। पूरा मतलब सफ़ेद रोप ब्लड से भीग गया था उस जगह और हाथों से भी ब्लीडिंग हो रहा है और वेंचाओ का जो हाथों का मार्क है वो भी दिख रहा था। वांग जी ने बस ये देखा और उसे इतना गुस्सा आया ना, वो सीधा वेंचाओ के करीब गया, वेंचाओ का कॉलर पकड़ा और उसे उठा लिया। वेंचाओ जो कि अपने होश में नहीं था। शिचनगा वांग जी को रोकते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग को लेकर जाओ यहाँ से, उसे चोट लगा है, इसे यहीं पर छोड़ दो, ये अभी अपने होश में नहीं है, इसे अपने होश में आने दो, फिर हम इसे सज़ा देंगे। क्लैन लीडर वन, आप हमें रोक नहीं सकते। राजकुमार वन ने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। उन्होंने हमारे क्लैन के ओमेगा से बदतमीज़ी करने के बारे में सोचा भी कैसे? उन्हें इसका सज़ा मिलेगा। वन रोहान एक चालाक इंसान थे। यहाँ पर सारे ओमेगास जैसे देख रहे थे ना वन चाओ को, उनको समझ में आ गया था कि उनका बेटा ही गलत है और उसने बहुत बुरा किया है। इस माहौल में बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि बाकी जो क्लैन्स है वो उनसे नाराज़ हो जाए। इसलिए वन रोहान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपके क्लैन के हिसाब से मेरे बेटे को जो सज़ा मिलना चाहिए उसे वो सज़ा दीजिए, बोलकर वन रोहान वहाँ से चले गए थे। विंग को वांग जी ने अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था। विंग जिसे थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था, यहाँ पर कितने लोग हैं, ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों होना था, बट अब वो क्या ही कर सकता है। उसने बस वांग जी के चेस्ट पर अपना हेड रख दिया था। वांग जी जल्दी से विंग को जिंगशी में लेकर आता है और विंग के रोप्स को ऊपर उठाता है। उठाने के बाद विंग के दोनों घुटनों को वो पहले साफ़ करता है गर्म पानी से और फिर उनमें मरहम लगा के पट्टी लगा देता है। विंग के हाथों में भी वो वही करता है और वन चाओ ने विंग के कलाई पर जो मार्क्स छोड़े थे वहाँ पर वांग जी ने दवाई लगा दिया था, एक ऑइंटमेंट लगा दिया था। वांग जी के आंखों में गिल्ट था। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, माफ़ कर दो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गया। विंग ने कहा, नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं है, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। राजकुमार वन ऐसा कुछ कर देंगे इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, तो आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वांग जी ने विंग का हाथ और कस के पकड़ा और बोला, नहीं विंग, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है और मैं इसमें फेल हो गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विंग कभी कभी इस इंसान को पहचान नहीं पाता। ये इंसान, विंग ने इन 5 दिनों में राजकुमार लैन को देखा है। राजकुमार लैन बाहर के लोगों के सामने बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता है जब वो बाहर के लोगों से बातें करते हैं। इवन अपने क्लैन के जो डिसिपल्स हैं ना, उनके साथ भी वो बहुत ही कोल्डली बातें करते हैं, लेकिन विंग के सामने उनकी आंखों में इमोशंस रहता है। हाँ, वो अपने चेहरे पर नहीं दिखा पाते, लेकिन विंग को वो इमोशंस फील होते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है। उनके फर्स्ट नाइट पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद विंग के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था, बट राजकुमार लैन, उन्होंने विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, उनके फर्स्ट नाइट के बाद वांग जी के लिए भी चीज़ें एम्बैरेसिंग था। वांग जी ने अपने बिहेवियर के लिए विंग से माफ़ी भी मांगा था और उसके बाद से इन 5 दिनों में वांग जी और विंग का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, वो क्लोज नहीं आए थे, लेकिन एक कंफर्टेबल रिश्ता ज़रूर बन चुका था। अभी विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी के आंखों में वो गिल्ट और विंग के लिए कंसर्न्ड। वांग जी जितने केयर से विंग को टेक केयर कर रहा था ना, विंग के घाव को साफ़ कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, वो सब कुछ विंग देख रहा था। उससे पेन नहीं हो रहा था, उसे पेन फील ही नहीं हो रहा था। हाँ, जब वो गिरा था और महारानी यू ने, मतलब उसकी मदर ने जब उसे उठाया था, तब उसे थोड़ा पेन ज़रूर फील हो रहा था, बट अभी उसे बिल्कुल भी पेन नहीं फील हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था, शायद राजकुमार लैन की वजह से। यही सब कुछ सोचते हुए विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया और उसके दिल में कुछ तो आया, जिसके चलते विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। वांग जी जो कि विंग के घाव को पट्टी करने के बाद सारे मेडिसिन्स को इकट्ठा कर रहा था, तो जैसे ही विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा ना, वांग जी उसको शॉक्ड लग गया, क्योंकि सडनली विंग ने उसके फेस को टच किया। बट विंग बस वहीं पर नहीं रुका था। विंग ने वांग जी का फेस पकड़ा और वांग जी के फेस को ऊपर उठाया।
और धीरे से वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। और किस करने के बाद विंग ने वांग जी के आंखों में देखा, वांग जी जो कि विंग को देखे जा रहा था। विंग बिना शर्माए वांग जी से कहता है, शुक्रिया राजकुमार लान, मेरा ध्यान रखने के लिए। ये बोलकर एक और बार वांग जी को विंग ने किस कर लिया। इस बार विंग वांग जी से अलग नहीं हो पाया क्योंकि किस का लीड वांग जी ले चुका था। विंग के कुछ समझने से पहले ही वांग जी ने विंग के कमर को पकड़ लिया था और विंग को अपने करीब खींच लिया था। विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था वो धीरे से बेड से नीचे वांग जी के गोद में आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये शायद फर्स्ट ऐसा किस था जो वो दोनों बिना शॉक्ड हुए, बिना हेजिटेशन के वो दोनों प्रॉपरली किस कर रहे थे। ये किस बहुत लॉन्ग चला था। वांग जी और विंग एक दूसरे में खो गए थे। उनके लिप्स आपस में जुड़े हुए थे और उनके टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। वांग जी को विंग का जो माउथ है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी और भी ज़्यादा गहरा जाना चाहता था, विंग के माउथ के हर एक कोने को एक्सप्लोर करना चाहता था और वांग जी वही कर रहा था और विंग वांग जी को वो एक्सेस भी दे रहा था। किसिंग के बीच में ही वांग जी को ये फील हो रहा था कि विंग मौन कर रहा है। ये वांग जी के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग था। विंग जो शायद भूल ही चुका था कि उसके दोनों घुटनों पर चोट लगा है, इसीलिए वो अपने घुटनों को ज़मीन पर रख दिया था। हाँ, वो अभी भी वांग जी के गोद में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके दोनों घुटनों को उसने ज़मीन पर रख दिया था कंफर्टेबल होने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। विंग के मुंह से इतना ज़ोर का चीख निकला ना, वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया। उसके दिल में पहला ही ख्याल ये आया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? लेकिन गलती वांग जी ने नहीं किया था, गलती तो विंग ने किया था। विंग अपने दोनों घुटनों को पकड़ता है और बोलता है, कितना ज़ोर से लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर जाके वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ है। वांग जी ने विंग को फिर से अपने बाहों में उठाया और बेड पर सुला दिया। बेड पर विंग को कंफर्टेबली लेटाने के बाद वांग जी ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, सो जाओ, कल सुबह तक सारा दर्द गायब हो जाएगा। ये सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने बस अपने आंखों को बंद कर लिया क्योंकि वो अभी फ़िलहाल राजकुमार लैन को देखना नहीं चाहता है, वो देख नहीं पाएगा। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था, उसने कंबल से अपने आप को पूरा ढक लिया था। वांग जी को पता चल गया था कि विंग बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा है, तो वांग जी ने भी विंग को ज़्यादा परेशान नहीं किया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताना। बाय बाय।